हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी को भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमें पता है कि हम अपनी इस क्लास में करते हैं ईवीएस के वो क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी बुक से पूछे गए थे और 2021-22 में जो आपका एग्जाम हुआ था दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में, वो सभी के सभी पेपर हम यहाँ पर कर रहे हैं अपने ईवीएस के जो एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे वो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जितने लोग इस समय जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग अपने साथियों के पास में सेशन को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो आपका जो ये आज का जो पेपर है ये आपका 3 जनवरी का है। इसके पहले हमने कल 1 जनवरी का पेपर किया था। 2 जनवरी को आपका एग्जाम नहीं हुआ था। तो आज का ये जो पेपर है ये है 3 जनवरी का। ईवीएस एनसीईआरटी के क्वेश्चन है 15। तो लगातार सेशन में बने रहिएगा, देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। नोटबुक लीजिए, उसमें 1 से लेकर के 15 तक नंबर डाल लीजिए और जो क्वेश्चन सही निकले उसके सामने सही का टिक लगाते हुए चलना है। जो गलत निकले उसके सामने कट का निशान लगा दीजिए और बताना लास्ट में कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। तो सभी लोगों को बताना है। ये ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है, बिल्ली, गिलहरी, सांप और बाघ। इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा वह ऑप्शन है या फिर वो जानवर है जिसका आगे का जो दांत होता है वो पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। इसका आंसर सभी लोग बता दीजिए एक बार, क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। गिलहरी, बिल्ली, सांप या फिर बाघ। तो इसका जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिलहरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है, गिलहरी। देखिए क्वेश्चन आया था आपका कक्षा 5 की ईवीएस की बुक से। ये देखिए लिखा है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। ये दांत इसके जो हैं आगे वाले हमेशा बढ़ते रहते हैं और ये अपने दांतों से कुछ ना कुछ काटती और कुतरती रहती है, इसलिए इसके दांत क्या हैं, घिसते रहते हैं। तो इसका जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। गिलहरी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पहले इसमें चूहा भी ऑप्शन में आया करता था, अब की बार चूहा नहीं आया, अब की बार क्या आ गया, चूहे की जगह पर बाघ आ गया है। नहीं तो फिर काफ़ी सारे लोग चूहा ऑप्शन लगा के आया करते थे, वो गलत हो जाता था ऑप्शन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। नीचे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको मधुमक्खी की विशेषताएं पहचाननी है। पहला ऑप्शन है, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। जबकि दूसरा ऑप्शन है, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है, सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। तो आपको इन 4 ऑप्शनों में से सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचाननी है, कौन कौन सी सही हो जाएंगी। सभी लोग इसका आंसर कर लीजिए अपना अपना, कौन सा इसका आंसर सही रहने वाला है। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन भी आपका ईवीएस की बुक से आया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था। क्वेश्चन आया था आपका यहाँ से, देखिए लिखा है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। क्या लिखा है? हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो क्या करती है, अंडे देने का कार्य करती है। यानी इसका ऑप्शन देखते हैं, पहला है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है। उसके बाद में लिखा है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिलता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उसे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वह रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो न छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। ये देखिए लिखा है, नर मक्खी क्या करते हैं, छत्ते के लिए कुछ खास कार्य नहीं करते हैं। तो चलिए अपने ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला तो सही हो गया। दूसरा है, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है आपका, कोई विशेष इनकी भूमिका नहीं होती है, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा हो गया सही। उसके बाद में लिखा, सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती हैं, जबकि जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देती है। ऑप्शन नंबर ए सही था, बस सी है ये हो जाएगा गलत। जो डी ऑप्शन है वो है, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बी डी किया था उनका सबका हो जाएगा सही। अब देखिए ए बी डी कहाँ पर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। क्या है? ए बी डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ए में क्या है? ए में है, केवल
रानी मक्खी ही अंडे देती है, बिल्कुल सही है। बी है नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती, ये भी सही है। और डी है कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है, आपको बताना है कि यह एक्ट कहाँ से लिया गया है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति वन में कम से कम 25 साल तक रहते हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट कहाँ से लिया गया है? पहला ऑप्शन है वन एक्ट के अधिनियम 2007 से, दूसरा ऑप्शन है भारतीय वन एक्ट अधिनियम 1927 से, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, कि चौथा ऑप्शन है भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए। हार्ड क्वेश्चन था थोड़ा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद है अब तक आप लोगों ने अपना अपना आंसर कर लिया होगा। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन आपकी बुक से आया था, लिखा है जंगल अधिनियम कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए, जंगल बचाने का भी काम उनकी ग्राम सभा करे। तो ये आपका कब का है? यह अधिनियम है 2007 का। तो जहाँ पर 2007 है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया बिल्कुल सही हो जाएगा। वन एक्ट के अधिनियम 2007 से यह लिया गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार सेशन को अपने साथियों के पास में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जल्दी जल्दी से सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सभी के पास में। फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है झूम खेती है, आपको बताना है झूम खेती क्या है। पहला ऑप्शन है जैव खेती है, दूसरा ऑप्शन है काट और दग्ध खेती है, जबकि तीसरा ऑप्शन है कीटनाशकों का सीमित उपयोग है, चौथा ऑप्शन है रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो बताइए झूम खेती इनमें से क्या है? चारों ऑप्शनों को पढ़िए और अपना आंसर कर दीजिए एक बार। झूम खेती क्या है सभी लोग बताएंगे। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने अपना अपना ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लिया होगा। देखते हैं झूम खेती क्या है, ये कहाँ से क्वेश्चन लिया गया था। क्वेश्चन लिया गया था आपकी एनसीईआरटी की बुक से। लिखा है झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ पौधे ना जलें, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क दिए जाते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जी, मिर्ची और चावल बोए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? पेड़ों को काट कर दबा दिए जाते हैं और उनको बाद में जला देते हैं। तो झूम खेती का ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया था बिल्कुल सही हो जाएगा। काटना और उसके बाद में उन्हें जलाया जाता है पौधों को। तो ऑप्शन नंबर 2 जिनका था उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। कई लोगों ने ऑप्शन नंबर ए भी किया होगा, लेकिन हमें देखना है अपनी बुक के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डॉट डॉट शोध करने के लिए मिला। आपको बताना है कि रोनाल्ड रोस को 1902 में जो पुरस्कार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, वह किसके लिए मिला है, मतलब किस चीज़ के शोध के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया। पहला ऑप्शन दिया है डेंगू मच्छर से फैलता है, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया मच्छर से फैलता है, तीसरा ऑप्शन है चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, जबकि चौथा ऑप्शन है प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। तो इन चारों में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी लोग बताइए एक बार क्या सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी की बुक से लिया गया था। चलिए देखते हैं इसके बारे में। लिखा है मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। यह मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं इस बारे में वे क्या कहते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। और यह पता किसने लगाया था? रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार 1905 में। मरते हुए भी वे कह रहे थे कुछ ढूंढ लूँगा, कुछ नया ढूंढ लूँगा। यानी उनके जो अंतिम शब्द थे वो क्या थे? कुछ ढूंढ लूँगा, कुछ नया ढूंढ लूँगा।
कहने का मतलब है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, बिल्कुल सही है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, क्योंकि इन्होंने इसी की खोज की थी कि मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है। ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया था उनका सबका हो जाएगा सही, और इसके लिए रोनाल्ड रोज को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। सभी लोग अपना अपना आंसर कर लीजिए। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। आज का जो हम पेपर कर रहे हैं हमारा 3 जनवरी का है। ईवीएस एनसीईआरटी की बुक से जो क्वेश्चन लिए गए थे 15, सभी के सभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। जड़, छाल, पत्ते या फिर बीज। एक बार बताइए सभी लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है, छाल, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छाल इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन आया था आपकी बुक से, लिखा है मलेरिया की दवाई, लिखा है मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, सिनकोना जो पेड़ होता है उसकी छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवाई। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे, छाल को उबाल कर छान कर पी जाते थे, लेकिन अब क्या है, इसकी छाल से दवाई भी बनने लगी है मलेरिया की। तो इसका जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया था छाल, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे एक बार। सांप के जो दांत होते हैं जहरीले वाले, उनको क्या कहा जाता है। कसक, विषदंत या फिर कृंतक या फिर शल्क। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है। इसका जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कहते हैं उनको, उनको कहते हैं विषदंत। क्या कहते हैं, विषदंत। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विषदंत। देखते हैं क्वेश्चन आया था कहाँ से आपका। शिक्षक संकेत देखिए लिखा है, अगर मुमकिन हो तो चित्रों की सहायता से बच्चों को सांप के डसने वाले दांत, जहर की थैली और उसे निकालने के तरीके के बारे में बताया जा सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ से लिया गया था आपका। इसका सही आंसर हो जाएगा विषदंत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, विषदंत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। लगातार 2 क्वेश्चन आए थे सांप से संबंधित, 7वां और 8वां क्वेश्चन था आपका। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें आपको ये बताना है कि भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। पहला ऑप्शन है दुबोइया यानी कि रशल वाइपर। दूसरा ऑप्शन, जो दूसरा ऑप्शन है वह है अफाई यानी कि क्रकच शल्की वाइपर। तीसरा ऑप्शन है भारतीय शैल अजगर यानी कि पाइथन। चौथा ऑप्शन है करेत। तो आपको ये बताना था कि इन 4 ऑप्शनों में से वह कौन सा सांप रहेगा जिसमें जहर नहीं पाया जाता है, फिर जहरीला नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारतीय शैल अजगर यानी कि जो पाइथन होता है इसमें जहर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था। क्वेश्चन आया था आपका एनसीईआरटी की बुक से। क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप में ही जहर पाया जाता है, फिर जहरीले होते हैं। पहला होता है नाग। क्या होता है नाग, ये देखिए साइड में यहाँ पे नाग है। दूसरा होता है करेत, ये यहाँ पे करेत बना हुआ है। तीसरा होता है दुबोइया। क्या होता है दुबोइया, ये देखिए यहाँ पे ये दुबोइया है। चौथा होता है अफाई, ये यहाँ पे अफाई का चित्र बना हुआ है। तो ये 4 जो सांप हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, केवल नाग, करेत, दुबोइया और अफाई में ही जहर पाया जाता है। बाकी भारत में अन्य सांप जो हैं वो उतने जहरीले नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय शैल अजगर यानी कि पाइथन जो होता है इसमें जहर नहीं पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डॉट डॉट उपयोग होता है। सभी लोग बताएंगे वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डॉट डॉट उपयोग होता है। जो पहला ऑप्शन है वह है फीता क्रम, दूसरा ऑप्शन है जोंक, तीसरा ऑप्शन है केचुए, चौथा ऑप्शन है अंकुश क्रम या फिर हुकवर्म। तो बताइए इन 4 ऑप्शनों में से वह कौन सा ऑप्शन है जो हमारे इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में हम केचुए का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, केचुए का प्रयोग करते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 इसका सेलेक्ट किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया था। देखिए लिखा है क्या आप यह जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं। आइए यह पता लगाएं कि केचुए की एक प्रजाति लाल केचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होता है। लाल केचुओं की सहायता से कंपोस्ट
बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग या फिर कृमि कंपोस्टिंग कहा जाता है। कहने का मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे लाल नहीं लगा है, सिर्फ केचुए लिखा है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही था, केचुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? आपको बताना है जो हमारी पश्मीना ऊन होती है वह किस जानवर से मिलती है। पहला ऑप्शन है भेड़, दूसरा है ऊँट, तीसरा है बकरी, चौथा ऑप्शन है एल्पेका। तो बताइए सभी लोग, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? इसका आंसर सही क्या होगा? आंसर कर दीजिए और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अपनी सीटेट की शानदार तैयारी के लिए। इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्मीना ऊन कहाँ से मिलती है? बकरी से मिलती है। किससे मिलती है? बकरी से मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है, बकरी। अब देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था हमारा और ये हमारा आंसर किस प्रकार से सही है। यहाँ पे देखिए, आप पढ़िए, लिखा है दुनिया में मशहूर पश्मीना, लिखा है माना जाता है कि एक पश्मीना साल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है या फिर इसमें गर्मी होती है। इतनी गर्म मोटी बिल्कुल भी नहीं। साल इतनी गर्म होती है लेकिन मोटी बिल्कुल भी नहीं होती है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से। किससे बनता है? पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनता है जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। तो हमारा आंसर हमें यहीं पे मिल गया कि ये जो पश्मीना बनता है किससे बनता है? पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनता है। तो इसका जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया था, बकरी, उनका सबका हो गया बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन है, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। सभी लोग बताइए सही आंसर क्या होगा? CO, CO2, SO2 या फिर NO। अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से इनमें से कौन सी गैस फैलती है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या फैलती है? CO2 फैलती है। ऑप्शन नंबर 2 CO2। देखते हैं, यहाँ पे लिखा है वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। और कोयला क्या है? कोयला है एक जीवाश्म ईंधन। लिखा है सजीव प्राणियों में मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। ये जो कोयला, इसको क्या कहते हैं? जीवाश्मी ईंधन भी हम इसको बोलते हैं। जब इसको जलाया जाता है तो इससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सभी लोग इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या सही आंसर हो जाएगा? पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है वह क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है नैनो सिंचाई, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो यानी कि लघु सिंचाई, तीसरा ऑप्शन है फेमेटो सिंचाई, चौथा ऑप्शन है ड्रिप सिंचाई। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सही? सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था, उसके बाद इसका आंसर करेंगे हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन NCERT की बुक से आया था। लिखा है किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। संभवतः आपने बूंद यानी कि ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा। ये देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पे आपकी नली पड़ी है, यहाँ पर बीच में देखिए, और पौधे की जड़ तक इसको ले जाया गया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। क्या बोलते हैं? ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ड्रिप सिंचाई। क्या हो जाएगा? ड्रिप सिंचाई, यानी ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया है उनका सबका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आया था साइंस की बुक से, ये ड्रिप सिंचाई वाला। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है, ड्रिप सिंचाई। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया था सबका हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा पौधा है जो कीटों को जाल में फंसाकर खा जाता है? पहला ऑप्शन है कसकुटा यानी कि अमरबेल का पौधा, दूसरा ऑप्शन है सूरजमुखी का पौधा, तीसरा ऑप्शन है कैक्टस का पौधा, चौथा ऑप्शन है घटपर्णी का पौधा। तो आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से वह कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही। आसान क्वेश्चन था, सभी का सही
हो भी गया होगा जिन लोगों ने हल्की-फुल्की भी पढ़ाई की होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 क्या है? घटपर्णी का जो पौधा होता है या कीटों को फँसा कर के खा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन आया था अब कहाँ से और इसका आंसर किस लिए सही है। लिखा है शिकारी पौधे। देखिए कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़ों-मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। किसका-किसका कर सकते हैं? चूहों का कर सकते हैं, मेंढकों का कर सकते हैं, कीड़े-मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार कर सकते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है? लंबे घड़े जैसा होता है। ये देखिए आपके सामने बना हुआ है, लंबे घड़े जैसा होता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से कुछ खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुँचते ही कीड़े अंदर फँस जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं निपेंथिस, जबकि हिंदी में क्या बोलते हैं? घटपर्णी पौधा। भारत में कहाँ पाया जाता है? इसको याद रखना, मेघालय राज्य में पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन बना है कि निपेंथिस जो है भारत में किस राज्य में पाया जाता है? तो ये भारत के पूर्वी राज्य मेघालय में पाया जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 घटपर्णी का पौधा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना डॉट डॉट कहलाता है। सभी लोग बताएंगे। अगर आपको वर्षा का पानी संचित करना है भविष्य के लिए, तो उस पानी को संचित करना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, दूसरा ऑप्शन है वर्षा के पानी को पंप करना, तीसरा ऑप्शन है वर्षा का उत्खनन, चौथा ऑप्शन है वर्षा के पानी का संचयन। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे एक बार। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना डॉट डॉट कहलाता है। क्वेश्चन आया था आपकी एनसीईआरटी की बुक से। ये देखिए कटिंग लगी हुई है, लिखा है माधव राजस्थान के बज्जू गांव में रहता है। एक माधव नाम का युवक है जो राजस्थान के बज्जू गांव में रहता है। गांव में देखो तो चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिख जाते हैं। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। यह खास तरह से किया जाता है टाँका बनाकर। किस प्रकार से किया जाता है? टाँका बना करके किया जाता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं वर्षा के पानी का संचयन। क्या बोलते हैं? संचयन। संचयन का मतलब होता है एकत्र करना, संलयन या संचयन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही था। क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर से लिया गया था, यहाँ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर सही करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे। मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से रोग ऐसे हैं जो मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया, निमोनिया, डेंगू और चिकनगुनिया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर इसका ए, सी और डी सही किया है उनका सबका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये सब किससे फैलते हैं? मच्छरों से फैलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 जिनका है उनका सबका सही आंसर हो जाएगा। मलेरिया और डेंगू, चिकनगुनिया ये सब किससे फैलते हैं? मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया उनका सबका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपकी बुक से आया था, लिखा है क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है, यानी कि ये सब किससे होते हैं? मच्छरों से होते हैं। ऊपर ही लिखा है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है किससे? मच्छरों से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो है यानी कि 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। के जो है 3 जनवरी को पूछे गए थे आपके एनसीईआरटी की बुक से, ईवीएस के। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को हमारी यह क्लास कैसी लगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और सभी के पास में भेजना इस वीडियो को है। जो आपके ग्रुप बने हैं वहाँ पर सभी के पास शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं जब तक अगले वीडियो में। जब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और पढ़ाई अच्छी तरीके से करते रहिए। धन्यवाद। बाय बाय।